हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखते हैं। जिसमें से पहला जो समाचार है वो वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट आई है, एक अध्ययन रिपोर्ट आई है, नेचर पत्रिका में प्रकाशित है, उससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण में विश्व में सर्वाधिक योगदान भारत कर रहा है, लेकिन उसको समझेंगे कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। दूसरा मुद्दा है वो ये है कि एक सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक सम्मेलन हो रहा है, सैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग या रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन। तो इसका लेकर दूसरा शिखर सम्मेलन हो रहा है। यह मिलिट्री या सैन्य के क्षेत्र में जो आर्टिफिशियल के विभिन्न सारे अनुप्रयोग हो रहे हैं उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, उनके रेगुलेशन के लिए क्या क्या किया जा सके और क्या मानदंड स्थापित किया जा सके, इसको लेकर दूसरा शिखर सम्मेलन है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा है, भारत सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के दोनों में मिला के तकरीबन 9 आदिवासी बाहुल्य और नक्सल प्रभावित जिलों में पायलट आधार पर दालों की खेती को लेकर योजना चलाई है। ये खरीद का सिक्योरिटी देने वाली ये योजना है, एनसीसीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है किसानों की आय भी बढ़े और देश में दालों का उत्पादन बढ़े। और ये पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हो जाती है तो इसे पूरे भारत में अपनाई जाने की योजना है। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, भारत में दलहन को क्या कैसे है उसको समझते हैं, ठीक है। और फिर इसी पर आधारित हम 5 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला न्यूज़ है, देखिए इस तरह के तस्वीरें तो भारत में आम हैं, दुनिया में भी आम है, लेकिन भारत में आम है। और एक रिपोर्ट नेचर में, द नेचर एक पत्रिका है, उसमें एक रिपोर्ट, एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो है दुनिया भर में जो है 53 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण देखा जा रहा है, जिसमें भारत नंबर 1 स्थान पे है। उसका तकरीबन 5वां योगदान है, 5वां हिस्सा योगदान, यानी 20% के लगभग योगदान भारत अकेले कर रहा है। लेकिन ये जो इसमें बातें अपनाई गई हैं, जैसे कि इसमें प्लास्टिक प्रदूषण के लिए उसके पूरे उत्पादन और उसके उपयोग को नहीं जिम्मेदार ठहराया गया है, सिर्फ उसको जिम्मेदार ठहराया गया है जिसका प्रबंधन न हो सके, यानी जिसका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जिसे इकट्ठा कर लिया जाए या जिसे लैंडफिल में इकट्ठा जो है इस्तेमाल कर लिया जाए, उसे पर्यावरण प्लास्टिक प्रदूषण के अंतर्गत इस रिपोर्ट में नहीं माना गया है। जिसको लेकर जो है, चूँकि ये मान्यता है, इसके आधार पर रिपोर्ट में भी ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जो है प्लास्टिक प्रदूषण के जो शीर्ष उत्पादक दोषी देश आएंगे या जिनके लिए जिम्मेदार इसमें ठहराया गया है देश है, वो सब ग्लोबल साउथ के या विकासशील देश हैं, जिसमें भारत नंबर 1 पर दिखाई देता है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ के देश, जिनकी प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपभोक्ता यानी जो उसका उपभोग करने का दर है वो सर्वाधिक होने के बावजूद भी उनके यहाँ, रिपोर्ट का मानना है कि उनके यहाँ सिविल व्यवस्था अच्छे होने के कारण वो उस 90 देशों की सूची में भी कोई शामिल नहीं है। और दूसरी बात, ये रिपोर्ट अभी 2024 में प्लास्टिक को लेकर एक संधि होने वाली है, उसके पहले ये लाने के लिए व्यवहार बनाया गया है कि जो प्लास्टिक उत्पादक देश हैं उनको सहूलियत हो सके कि प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादन से नहीं होता है, उसका प्रबंधन नहीं हो पाने से होता है, यानी कहीं न कहीं देशों पर यह जिम्मेदारी प्रबंधन के स्तर पर डाला जाए, उत्पादक इससे मुक्त हो जाएं। तो इसलिए इसकी आलोचना भी हो रही है। आइए ज़रा सा और डिटेल में समझते हैं, हालांकि ब्रीफ तो मैंने बता ही दिया है। देखिए मुद्दा क्या है कि पिछले सप्ताह नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का योगदान 5वें हिस्से के बराबर में। अब इसे सुन के किसी को भी लग सकता है यार कि हम सबसे बड़े प्रदूषक हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो जाहिर सी बात है। और देखा जाए तो भारत सालाना दुनिया में 9.3 मिलियन टन जो है प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान देता है। और इस सूची में अगले देश जो है नाइजीरिया है, 3.5 मिलियन टन है, इंडोनेशिया है 3.4 मिलियन टन और चीन 2.8 मिलियन टन है। यानी बाकी के जो इसके बाद के जो 3-4 देश हैं वो काफ़ी, उनसे भारत काफ़ी अधिक है और ये पिछले अनुमानों से भी अधिक है। जहाँ तक चीन की बात है, अगर हम देखें कि जहाँ तक चीन की बात है तो चीन जो है इसके पहले शीर्ष वैश्विक प्रदूषकों में से एक पहचाना गया था, लेकिन उसने अपने यहाँ पे पिछले 15 सालों में वहाँ पे प्लास्टिक को
सही ढंग से जो है जलाने वाला, जिसे भस्मीकरण कहते हैं, वो हो, या उनको कंट्रोल्ड लैंडफिल वाली जो व्यवस्था अपना के अपने यहाँ पर्यावरण अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करके अपने यहाँ प्लास्टिक पर्यावरण से उभरा है। अब ये जो प्लास्टिक पर्यावरण वाले के दृश्य से भारत दिखाई देता है, इसमें जो मेन इस अध्ययन की रिपोर्ट कहती है, उसका जो मान्यता है, देखिए ये कहती है अप्रबंधित प्लास्टिक, यानी जिस प्लास्टिक का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है उसी के को ये प्रदूषण के रूप में या समस्या के रूप में देखती है। ये अध्ययन लीड्स विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है और इस अध्ययन में अनुमान लगाया कि हर साल 251 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, यानी 251 मीट्रिक जो है टन कचरा इसमें पैदा होता है, जिसका लगभग 5वां हिस्सा यानी 52.1 मीट्रिक टन बिना प्रबंधन के मिलियन मीट्रिक टन है, मिलियन मीट्रिक टन होता है, इतना बिना प्रबंधन के पर्यावरण में उत्सर्जित हो जाता है। यानी जो बिना प्रबंधन के होता है उसी को ये जो है उसके पर्यावरण प्रदूषण के रूप में, प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में देखते हैं। और इनका कहना है कि प्रबंधित में कचरे को नगर निकायों द्वारा एकत्र किया गया कचरा माना जाता है, जिसे या तो रिसाइकिल किया जाता है या लैंडफिल में भेज दिया जाता है। ऐसे में जो है जो प्रबंधित प्लास्टिक है उसे ये प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में नहीं मानते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा को ये प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में नहीं मानते हैं। जो अप्रबंधित रह जाता है 52.1 मिलियन मीट्रिक टन, उसी को ही ये कचरे के रूप में मानते हैं, क्योंकि कहना है कि यही वो कचरा है जो खुले में अनियंत्रित में फेंका जाता है, आग लगाया जाता है, जलने से इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और पृथ्वी पर लगभग सब जगह यही जो प्रबंधित नहीं हो पाने वाली प्लास्टिक है वही प्रदूषण का कारण बनता है। और इनके जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड, महीन कणिकाएं और जहरीली जैसे गैसें उत्पन्न होती हैं और हृदय रोग, श्वसन संबंधी विकार, कैंसर, तंत्रिका, यानी जो भी प्लास्टिक प्रदूषण की समस्याएं दिखाई देती हैं वो उसी प्लास्टिक से दिखाई देती है जो कि प्रबंधित नहीं हो पाती है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जिसे इकट्ठा नहीं किया जाता है, यानी जिसका रिसाइकलिंग न किया जा रहा है, या जो प्लास्टिक जो है लैंडफिल में दबा नहीं दिया जाता है। अब वो ऐसा प्लास्टिक खुला रहता है, या तो खुला रहता है या तो उसे आग लगा दिया जाता है, दोनों कारणों से प्रदूषण फैलता है। अब ये इसको जो मानना है, इनकी जो ये मानता है कि भाई पर्यावरण प्लास्टिक प्रदूषण क्यों है, जो है अनमैनेज जो है प्लास्टिक है, यानी कि जिनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हो वही प्लास्टिक को ये उसी प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है। अब ये मान्यता होगी तो जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक प्रदूषण के दृष्टि को लेकर जो है नॉर्थ साउथ दृष्टिकोण दिखेगा। नॉर्थ साउथ मतलब ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, यानी विकसित और विकासशील देशों का जो अंतर है नॉर्थ और साउथ का, वो यहाँ पे भी दिखाई देने लगेगा। इस रिपोर्ट का मानना है कि जैसे देखा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में जो है ये अंतर पाया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन, यानी जो प्रदूषण वाला प्लास्टिक है उत्सर्जन हो रहा है, वो दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में सबसे अधिक है। दुनिया के प्लास्टिक प्रदूषण का लगभग 69% इन्हीं देशों से आता है, जिनमें से कोई भी उच्च आय वाला देश नहीं है। और दूसरी तरफ उच्च आय वाले देश जो सभी वैश्विक नॉर्थ के ही हैं, दक्षिण के देशों की तुलना में उनका प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, यानी प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन वो अधिक करते हैं, लेकिन वो अपने आप उनके यहाँ निम्नागर जो म्यूनिसिपल व्यवस्थाएं हैं या जो उनके यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो उसके प्रबंधन करने में सक्षम हो जाती है, तो ये पर्यावरण प्रदूषकों की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। इसमें अभी देखेंगे कि कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि देखिए अध्ययन में कहा गया है कि एक भी उच्च आय वाला देश शीर्ष 90 प्रदूषकों में स्थान नहीं रखता है, क्योंकि अधिकांश ने 100% संग्रह, कवरेज और नियंत्रित निपटान कर लिया है। अब इनका ये मानना है कि अगर आपने कोई एक देश है वो 10 किलो प्लास्टिक का उपभोग करता है और वो 9 किलो का निपटान नहीं कर पाता है, और कोई एक देश है वो 100 किलो का जो है उपभोग करता है और 100 किलो का निपटान कर लेता है, यानी उसे कहीं और अब हटा देता है, लैंडफिल कर देता है, रिसाइकिल कर देता है, तो पर्यावरण प्रदूषण में ये 10 किलो वाला जो उपयोग कर रहा है, क्योंकि 9 किलोग्राम का वो नहीं कर रहा है, ये दोषी है। वो 100 किलोग्राम प्लास्टिक का उपभोग करने वाले और वहाँ के लोग दोषी नहीं हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि उसमें जनता की बात नहीं, उसमें सरकारों की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है ये दर्शाती है कि ये कुछ पर्टिकुलर अप्रोच को लेकर जो है ये अध्ययन किया गया है और इसीलिए इस अध्ययन की आलोचना भी की गई है। जैसे
ये व्यापक अध्ययन है, ठीक है, लेकिन कुछ उच्च आय वाले देश में होने वाले उत्सर्जन को कम करके इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक कचरे के निर्यात को शामिल कर सकता है। हो सकता है उच्च आय वाला देश के वहाँ की नगर पालिका और वो क्या करे कि अपने यहाँ की जो प्लास्टिक को उठाए और गरीब देशों को निर्यात कर दें कि भाई आप अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग कर लीजिए, और बहुत सारे वहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले हैं, वो अपने यहाँ लाके प्रोसेसिंग करेंगे और वो उनके कचरे में शामिल हो जाएगा और इनके यहाँ की व्यवस्था साफ़ सुथरी हो जाएगी। पहली बात तो ये जो इसको नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात ये कि अभी मीटिंग होने वाली है, एक 2022 में ही ये बात आया था कि 2024 में प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि, जैसे कि हमारे यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसी तरह का लाने पर एक बात इसमें चल रही है। अब उसी के पृष्ठभूमि में देखिएगा 24 के अंत तक वो समझौता होना है प्लास्टिक प्रदूषण पे या प्लास्टिक पे रोक लगाने के लिए बाध्यकारी। अब ऐसे में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक हैं, या जो आप कह सकते हो कि प्लास्टिक तो बनता किससे है, पेट्रोकेमिकल से ही बनता है, तो जो उस तरह के उत्पादक देश हैं या जो प्लास्टिक उत्पादक देश हैं या जो उनके समूह हैं, उनके द्वारा क्या जरूरी है कि उनका मानना है कि वो बहुत सारे ऐसे अध्ययन कराएंगे और उनका मानना है कि प्लास्टिक उत्पादन से प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण तब होता है कि जब उसका प्रबंधन नहीं होता। और देखिए ये तो रिपोर्ट भी यही कि कितना मासूम बन के बनाएंगे कि उत्पादन से थोड़ी ना प्लास्टिक का प्रदूषण होता है, प्रदूषण तब होता है जब उसका प्रबंधन नहीं हो पाता, और प्रबंधन के लिए तो गरीब देश जिम्मेदार हैं। ऐसे में प्रबंधन पे आपको ध्यान देना चाहिए, उत्पादन पे नहीं। इसलिए इस रिपोर्ट को जो इसके निगरानी जो इसके उत्पादक संघ हैं उनके द्वारा इसकी जो है तारीफ भी की गई है, लेकिन यही इसकी कुछ खामियां हैं। देखिए, एक तरफ जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश और उद्योग समूह हैं जो प्लास्टिक प्रदूषण को अपशिष्ट प्रबंधन समस्या के रूप में देखते हैं और उत्पादन पर अंकुश लगाने के बजाय उन पर ध्यान करते हैं कि जो इसका प्रबंधन बेहतर तरह से किया जाए। जबकि कुछ देश हैं जैसे यूरोपीय संघ और अफ्रीका के देश, वो कह रहे हैं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना और उत्पादन पर अंकुश लगाना है। तो ये जो दो है उसमें जो प्लास्टिक उत्पादक संघों की तरफ ये रिपोर्ट झुकी हुई है, इसलिए इस रिपोर्ट को लेकर आलोचना की जाती है। हालांकि पढ़ेंगे तो लगेगा कि भारत सबसे बड़ा प्रदूषक है भी भाई, इस तरह से देखे जाए अन्न प्रबंधक तो देखा जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर आप आएंगे उपभोग करने की कि प्रति व्यक्ति जनसंख्या द्वारा कितना प्लास्टिक का उपयोग होता है, तो उसमें भारत फिर कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तब वो फिर विकसित देश आ जाएंगे जिस पर उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी लाठी हमारा भैंस, हमारा रिपोर्ट, हम अपने आप को सही साबित करेंगे। हाँ, थोड़ा सा कह देंगे कि वहाँ की जनसंख्या इसके लिए दोषी नहीं है, वहाँ की सरकार इनके लिए दोषी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार प्रयोग। आपको रजनीकांत की रोबोट याद होगा, चिट्टी नाम रहता है या क्या रहता है, रोबोट फिल्म में, उसमें रजनीकांत एक रोबोट तैयार कर रहा होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, भाई रोबोट तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप दृश्य रूप से आप कह सकते हैं, और वो हर तरह से हर फन मौला खिलाड़ी रहता है, मतलब सैनिक रहेगा जो हर चीज़ करने में सक्षम होगा। उसकी कमियां उसमें दिखाया गया है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और हम सैन्य दृष्टि से वैसे ही रोबोटिक जो है सैनिकों को हम देखते हैं, किलर रोबोटिक सैनिकों को, लेकिन वास्तव में सेना में या सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग उससे कहीं व्यापक हो गया है। अभी जो गाजा युद्ध हो रहा है या यूक्रेन युद्ध हो रहा है, वहाँ पे टारगेट को एनालाइज करना, शत्रु देश की सेना के बारे में सही खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करके आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिसीजन मेकिंग करना, ये सारे पहलू जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़ते जा रहे हैं। और लाख लोगों के आज जो कहते नहीं कि उम्मीद करने के बावजूद भी सेना में दिन पर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब प्रयोग होता जा रहा है। ऐसे में उसको रेगुलेट करने को लेके एक पहल शुरू हुई है, उसका ये दूसरी मीटिंग है, उसका नाम है सैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग। इसके जो दूसरी समिट हो रही है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हो रही है, आज से ही शुरू हुई है, 9 सितंबर से ही शुरू हो रही है। और इसके पहले 2023 फरवरी 2023 में हेग में हुआ था, उसमें कोई बहुत खास बात नहीं आई थी, लेकिन इसमें ये एक बात तो आई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ रोबोटिक किलर रोबोटिक तक की नहीं, उसके बड़े व्यापक पैमाने को उसमें समाहित करने की ज़रूरत है। आइए चलिए इसमें देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, जैसे जैसे दुनिया की सेनाओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ रहा है, युद्ध में इस क्रांतिकारी तकनीक के इस्तेमाल के तरीकों को भी विनियमित करने के राजनीतिक प्रयास भी बढ़ रहे हैं।
भारत द्वारा नागरिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जिम्मेदार के रूप में प्रयोग करने के लिए लगातार अनेक प्रयास सक्रिय रूप से ये करता रहा है। हालांकि उसके द्वारा अभी तक जो है सैन्य क्षेत्रों में इस तरह के किसी पहल में शामिल नहीं हुआ गया है, लेकिन ज़रूरतें ये है कि भारत उसमें शामिल हो, क्योंकि अमेरिका उस तरफ से पहल शुरू कर दिया है, चीन भी कर दिया है। और ऐसे में भारत चूँकि एक बड़ी शक्ति है तो भारत भी पीछे नहीं रह सकता है, क्योंकि पीछे रहेंगे तो आप देखते रह जाएंगे और जो भी नियम कानून बनेगा लागू तो सबको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे अच्छी बात है कि उस खेल के नियम में आप भी शामिल हो जाओ, बाद में उससे बचने से, बाद में उससे जो है परेशान होने से अच्छा है। ये सुझाव देते हैं प्रोफेसर श्री राजमोहन राज जो है अपने लेख में। ठीक है, REAM क्या है? देखिए, इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 9 सितंबर को दक्षिण कोरिया के सियोल में शुरू हो रहा है। सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर शिखर सम्मेलन। यह जो है, इसमें AI के सैन्य अनुप्रयोग पर वैश्विक मानदंडों को आकार देने के लिए नई वैश्विक कूटनीति जो है उसी का ये हिस्सा है कि कैसे सैन्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है प्रयोग, नैतिक अनुप्रयोग किया जाए, उसके लिए मानदंड अपनाया जाए, उसके लिए जो कूटनीतिक पहल है उसी का ये हिस्सा है। और इसकी मेजबानी केन्या द्वारा, नीदरलैंड द्वारा, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले 2023 में शिखर सम्मेलन का ये दूसरा है। पहला फरवरी 2023 में द हेग में हुआ था और इसकी मेजबानी उस समय नीदरलैंड की सरकार द्वारा की गई थी। इसमें दुनिया भर की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रौद्योगिकी कंपनियां, शिक्षाविद और सब चीज़ शामिल होंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। ठीक है, जहाँ तक द हेग शिखर सम्मेलन में है उसमें कोई नाटकीय परिणाम या कोई ड्रामेटिक कोई रिजल्ट आया हो ऐसा नहीं है, लेकिन इसने AI के सैन्य आयामों पर वैश्विक बहस को व्यापक बना दिया है और इन हितधारकों को एक विस्तृत श्रृंखला को बहस में शामिल कर लिया है। यानी कि उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैन्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो विविध प्रयोग हैं उनको इसने स्थापित कर दिया था। उसने इन्हें बता दिया था कि केवल किलर रोबोट तक ही नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य क्षेत्रों में होते हैं और उन सभी क्षेत्रों को कवर करना है। जैसे एक अभी मामला आ रहा है कि गाजा के युद्ध में इजराइल द्वारा अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जो गूगल द्वारा संभवतः और अमेजन द्वारा दिया जा रहा है, जिसको लेकर गूगल के कर्मचारी विरोध भी किए थे, जिसके तहत वह लोगों की मैपिंग कर रहा है टारगेट की पहचान करने को लेकर। तो अब ये कितना सही है, कितना गलत है, इसको कैसे जांचा जा सकता है, ये सारे पहलू भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सैन्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्पॉन्सिबल प्रयोग हैं उसके दायरे में द हेग में जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था उसी में ये बात सामने आ गई थी। अब इसी में देखिए द हेग से सियोल तक वार्ता का बिंदु क्या है। तो देखिए, REM प्रक्रिया ने इस बहस को कि हत्यारे रोबोट से आगे बढ़कर कई मुद्दों पर ले जाने का काम किया है, क्योंकि इसने माना है कि AI सिस्टम का युद्ध में लगातार अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। अब यह AI का इस्तेमाल लंबे समय से प्रमुख सेनाओं द्वारा इन्वेंट्री प्रबंधन में, रसद योजनाओं के लिए किया जाता रहा। पिछले कुछ वर्षों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी करने, युद्ध में के मैदान में टो लेने में AI का उपयोग काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब ऐसे में ये पहलू भी इसमें शामिल हो गई है और ऐसे में जो ये AI निर्णय लेने वाली सहायता प्रणालियों यानी AI DSS का प्रसार और उसके निर्धारण और उन मुद्दों पर भी जिन पर अब REAM प्रक्रिया के तहत बहस हो रही है। इस कोरिया जो शिखर सम्मेलन है ये 3 फोल्ड में, इसका उद्देश्य 3 फोल्डेड है यानी 3 रूपों में है। पहला है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा पर सैन्य AI के नेतृत्व को समझना है, यानी सैन्य क्षेत्रों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है उसका वैश्विक शांति और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले इसको समझना है। और दूसरा है सैन्य मामलों में AI सिस्टम का उपयोग करने के लिए क्या मानदंड हो, किन मानदंडों के आधार पे जो है सैन्य क्षेत्र में AI का प्रयोग किया जाए। तीसरा है सैन्य क्षेत्र में AI के दीर्घकालीन वैश्विक गवर्नेंस का विचार विकसित करना, यानी कि अगर ये मानदंड कवर करेंगे तो इन मानदंडों को लागू करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए वैश्विक स्तर पे, तो वो वैश्विक स्तर पे उसका AI के मानदंडों को गवर्न करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, ये तीसरा है। यानी देखा जाए तो इस कोरिया शिखर सम्मेलन में जो उद्देश्य है वो वैश्विक शांति सुरक्षा पर AI के प्रभाव
और उससे जुड़े हुए मानदंड और उसके गवर्निंग को लेकर जो है व्यवस्था, इन सामूहिक यानी इन समस्त आयामों को अपने अंदर ये कवर किए हुए है। ठीक है। सैन्य मामलों में एआई का जिम्मेदार जो है उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने का जो बल है, देखिए REAIM यानी जो सम्मेलन हो रहा है, अब ये मानता है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैन्य क्षेत्रों में उपयोग रोका नहीं जा सकता है। जैसे कभी कहा जाता है ना कि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब आपके को प्रभावित करेगी ही करेगी, आप चाहे न चाहे आपके जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हस्तक्षेप करेगा, आपकी अर्थव्यवस्था में करेगा, देशों में करेगा। तो बेहतर क्या है, उनके रिस्पॉन्सिबल और नैतिक उपयोग को ध्यान दिया जाए। उसी तरह की बात REAIM भी सैन्य क्षेत्र में कर रहा है और कह रहा है कि जैसे अन्य जो है तकनीकी चीज़ होती है जिनका उपयोग युद्ध में होना ही होना होता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई तकनीकी में कोई चीज़ आई हो और उसका प्रयोग युद्ध में न हुआ हो, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग होना ही होना है। और ऐसे में एक वैश्विक स्तर पे इसको लेकर एक सैन्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार प्रयोग को लेकर एक पहल करनी होगी। देखिए REIAM प्रक्रिया इसे पहचानती है, देखिए किसे पहचानती है कि युद्ध में कम से कम AI को अधिक देखने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है कि सभी नई तकनीकों को अंततः सैन्य अनुप्रयोग में शामिल होना ही होता है। और अब जब ये संभव, हमें पता ही है कि जो भी नई प्रौद्योगिकी होगी उसका इस्तेमाल सैन्य क्षेत्रों में हमने देखा ही देखा है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर तो आपने देखा ही है, न्यूक्लियर आर्सेनल का, कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सीखा और उसका उस प्रयोग जो है सकारात्मक प्रयोग या ऊर्जा के क्षेत्र में बाद में देखा, पहले हमने युद्ध के विभीषिका में ही उसका प्रयोग देखा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अछूता नहीं है और ये REAIM जो शिखर सम्मेलन है ये मानता है कि होगा ही होगा। बस क्या है, इस तरह के उपयोग से जो संभावित विनाशकारी परिणाम हैं उनको विभिन्न मानदंडों के साथ सहमत सेट के आधार पर विकसित करके उनको रोका जा सके। यानी ये आप युद्ध में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोक नहीं सकते हैं, बशर्ते क्या है कि अब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का जो वैश्विक शांति पर प्रभाव है उसको कम करने के लिए मानदंड बनाइए और उसको उसको शासित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाने पर ये जो है ये REAIM जो है यानी सैन्य क्षेत्रों में जिम्मेदार AI अनुप्रयोग का जो पहल है ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। आइए अंतिम प्रश्न, अंतिम मुद्दा जो है वह है कि भारत सरकार आदिवासी और नक्सल जो है प्रभावित क्षेत्रों में, ये वो क्षेत्र हैं जो परंपरागत रूप से दलहन उत्पादन क्षेत्र भी नहीं हैं, वहाँ पे दलहन उत्पादन को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट में किसानों को हाइब्रिड बीज दिए जा रहे हैं, खासतौर से अरहर और उड़द के, और सरकार की एक कोऑपरेटिव संस्था है जिनके साथ किसान जो है अनुबंध भी कर रहे हैं, जिनके ये अनुबंध किया जाएगा कि उनके उत्पादन को MSP पर खरीदा जाएगा। अगर दाम ज़्यादा रहता है MSP से तो वो फ्री हैं निजी क्षेत्र को बेचने के लिए, अगर दाम कम है MSP से मार्केट में तो वो पूरा का पूरा वह जो है NCCF जो है उसे खरीद लेगी। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे दलहन के उत्पादन को भी बढ़ेगा, किसानों को आय भी बढ़ेगा और बाद में इस प्रोजेक्ट को, पायलट प्रोजेक्ट को पूरे भारत में अपनाया जाएगा, क्योंकि दालों के उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हम दालों में लेकर जो है आत्मनिर्भर नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में हम दुनिया से दालों का आयात करते हैं, जो कहीं न कहीं भारत के खाद्य सुरक्षा के लिए और हमारे लिए जो कह सकते हो कि मुद्रास्फीति अन्य पहलुओं के लिए भी यह हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो भारत सरकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में दलहन, विशेष रूप से अरहर और उड़द की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल का मकसद क्या है? दलहन उत्पादन को बढ़ाना है और किसानों की आय को भी बढ़ावा देना है। यह पहल गैर पारंपरिक दाल उगाने वाले क्षेत्रों में, यानी जो परंपरागत रूप से दाल नहीं उगाते रहे हैं उन क्षेत्रों में इन्हें अपनाना है। और इस पायलट परियोजना में जिसे सफल हो जाने पर पूरे देश में विस्तारित किया जा सकता है। इससे आयात पर भारत की निर्भरता को कम हो सकती है अगर ये सफल हो जाए। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका क्रियान्वयन जो किया जा रहा है NCCF द्वारा किया जा रहा है, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर इंडिया लिमिटेड।
इसको सौंपा गया है इसकी जिम्मेदारी। ये जो एनसीसीएफ है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये पूरे भारत में दालों का एक बफर स्टॉक तैयार करे खरीद के, और उसी की इतनी जिम्मेदारी में एक और जोड़ के सरकार ने पायलट आधार पे इसे जिम्मेदारी दी है कि इसे झारखंड के 4 और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों का नाम है, देख लीजिए, राजनांदगांव, जसपुर, बस्तर, मोहला, झारखंड, पलामू, कटिहार, दुमका, गढ़वा। नाम इतना ज़्यादा नहीं कि 9 जिले हैं ओवरऑल पायलट के आधार पे, वहाँ पे इसका क्रियान्वयन के लिए इन्हें चिन्हित किया गया है। एनसीसीएफ क्या करेगा, किसानों को चालू खरीफ सीजन में ही हाइब्रिड बीज वितरित करेगा, अरहर का, उड़द का कर रहा है, और किसानों को ये जो सहकारी समिति है या एनसीसीएफ है, इसके साथ अपनी उपज बेचने के लिए एक समझौता करना पड़ेगा। इस पर इसका एक जो ई पोर्टल है उस पर जाके अपना ई आधार पर रजिस्ट्रेशन कराना है, या अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो ऑफलाइन भी इसको आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद इनको बीज मिल गया, किसान अपना उपज किया, कुछ जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो तो दिया ही जाएगा एनसीसीएफ के द्वारा। अब अगर दालों का उत्पादन हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद इनसे जो दाल खरीद करने का शर्त रहेगा वो एमएसपी पर रहेगा। सरकार एमएसपी तय करती ही है। अब अगर एमएसपी बाय द वे 5,000 रुपये, मान लिया अरहर का एमएसपी मान लिया सपोज दैट कि 5,000 रुपये है, हालांकि उससे ज़्यादा ही रहेगा लेकिन 5,000 रुपये कुंटल है, और किसानों को मार्केट में 8,000 रुपये कुंटल मिल रहा है, तो ये किसान फ्री होंगे, 8,000 रुपये कुंटल पे अपनी दालों को बेच सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया 5,000 तय है और 4,500 या उससे कम मिल रहा है, तो किसानों से ये गारंटी शुद्ध खरीद पर जो है सरकार एनसीसीएफ इसे ले लेगी। यानी एक तरह से जो किसान अपने उपज का गारंटी मांगते हैं, उसी की हमें हमारी फसल खरीदी ही जाए, उसी तरह की गारंटी सरकार द्वारा न देकर एक कॉमर्शियली, एक आप कह सकते हो वाणिज्यिक तरीके से एक तरह से गारंटी है कि आपका एमएसपी से कम होगा तो हम खरीद लेंगे, एमएसपी से ज़्यादा होगा तो बेच देना। और ये लिखित टाइप की होगी, किसके पायलट आधार पे है। सबसे आप कह सकते हो कि जो छत्तीसगढ़ या जो झारखंड का जो ज़िले बता गए हैं वो काफ़ी नक्सल प्रभावित हैं, आदिवासी प्रभावित हैं, वहाँ पे दालों का उत्पादन भी नहीं हो रहा है। और अगर ये सारी चीज़ें निश्चित होगी तो इसका जो है कहीं ना कहीं किसानों की आय भी बढ़ेगी, और हमारे लिए जो है देश के लिए जो है जो आयात है वो भी क्या होगा, सुनिश्चित होगा। क्योंकि देखिए इससे विस्तार ये सुनिश्चित हो जाएगा तो किसानों को खेती का विस्तार करने और अपनी आय में सुधार करने से लिए इससे प्रोत्साहित मिलेगा, और इससे भारत के दाल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी इस योजना के तहत। अब भारत में अगर दाल की खेती के बारे में देखें तो हमारे यहाँ दालों की मांग बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी भारत में दाल की खेती घट रहा है। अगर देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक है। अजीब सी स्थिति है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा उपभोग करता है और सबसे ज़्यादा आयात भी करता है ख़ास तौर से, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है और वह ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए जैसे जैसे देश की आबादी विकसित होती जाएगी, दालों की खपत बढ़ती जाएगी, क्योंकि शुरू में गरीब आदमी रहता है तो नमक रोटी से काम चला लेता है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है वो खाने में प्रोटीन और अन्य चीज़ों की मांग करने लगता है, और करना भी चाहिए। ये शरीर के लिए आवश्यक भी है, स्वस्थ और पोषण के लिए ज़रूरी भी है कि खानों में प्रोटीन और दलहन का एक समुचित उपयोग होना चाहिए। ऐसे में जो भी अभी हम दाल का उत्पादन कर रहे हैं, दुनिया में 28% जो दाल है उसका उत्पादन भारत में होता है, 27% जो खपत होती है उसका भी हम करते हैं, जो है खपत भी हम यही करते हैं, और दाल का आयात में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी ये दाल हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो उसमें कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि दलहन की खेती में विभिन्न समस्याएँ हैं, बढ़ती लागत है, किसान दूसरी फसलों की ओर आकर्षित हो रहा है। जैसे अगर हम कुछ मैं अपने आसपास के देखें, पहले खूब दलहन होता था, जब पहले दलहन होता था तो उसकी कीमत भी नहीं मिल पाती थी, हालांकि अब अच्छी खासी कीमत मिल पा रही है। लेकिन दलहन के उत्पादन के साथ जुड़ा ये होता है कि जैसे अरहर है वो एक 8-9 महीने की फसल होती है, यानी वो एक ही फसल होती है। उड़द तो चलो 2 होती, चलो उड़द के फसल को ले लो। उड़द की फसल जब होगी उसी समय बारिश भी होती है, बारिश हुई फसल ख़राब हो गई, उस फसल को हार्वेस्ट करने को लेकर बड़ी जो है दिक्कत होती है। अगर अरहर को लेकर देख लो तो पहले तो लंबा समय लेता है, चलो समय छोड़ दो,
अरहर के जो है उत्पादन लो, उसकी कटाई करो, उसकी पिटाई करो, फिर उसका उसमें उसको फिर दवाई करो। हालांकि अब तो थ्रेसर आदि आ रहे हैं, लेकिन गेहूं का इससे बेहतर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टर आया, काट के अलग हो गया। तो जो बड़े पैमाने पर खेती करने वाले हैं उनके लिए जो है दलहन की अपेक्षा जो है अन्य फसल ज़्यादा उनको एमएसपी के आधार पे अन्य ज़्यादा वो जो है सुकून दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें तुरंत जो है सरकार से कीमत भी मिल जा रही है, और ये फसल जो है नुकसान भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ध्यान दिया जाए तो नहीं हो सके, ध्यान देने की ही कोशिश है सरकार, इसीलिए एश्योर्ड की बात कर रहा है। इसीलिए जो है लगातार इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसा है भी नहीं कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। पिछले 2023 का है कि 2,40,000 टन जो है हमारे यहाँ दलहन का उत्पादन हुआ है, जो कि पर्याप्त नहीं है। उसके बावजूद भी हमें काफ़ी कुछ मंगाना पड़ा है। और समस्या ये है कि हमारे यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा मांग है, और कृषि मंत्रालय अनुमान लगा रहा है कि 2050 तक हम 320 लाख टन दलहन की हमें ज़रूरत होगी। तो अभी जो 2,40,000 टन है और 3,20,000 टन है, यानी तकरीबन हम देखा जाए तो अभी 1/3 हम उसका उत्पादन नहीं 2/3 हम उसका उत्पादन कर रहे हैं। अभी हमें 1/3 बढ़ाना है, और समय भी है। लेकिन जिस तरह से किसान उधर पीछे हटते जा रहे हैं, उस तरह से सरकार का बल है कि वह इसके तरफ किसानों को ले जाए, खासतौर से उन क्षेत्रों में जो इस तरह की खेती से अछूते रहे। जो पहले से ही दलहन उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे कितना बढ़ा पाओगे? जो अन्य क्षेत्र हैं उनको इधर जोड़ने की बात है। इसी को लेकर ये पायलट प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, पिछले सप्ताह नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 सालाना दुनिया में 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान देता है, जो विश्व में सर्वाधिक है। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का योगदान 1/3 हिस्से के बराबर है। दूसरा गलत है, इसको आप 1/3 नहीं बल्कि 1/5वां हिस्सा है, तो इसलिए पहला ही सही है, आंसर 1। दूसरा है, चर्चा में रहे सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सिंपल है, सियोल में है, आंसर इसका आप लोग देख के जान जाओगे। तीसरा है, वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण पर लीड्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन को लेकर की जा रही आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अध्ययन व्यापक होते हुए कुछ उच्च आय वाले देशों में होने वाले उत्सर्जन को कम करके आंक सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। दूसरा है, यह अध्ययन प्लास्टिक प्रदूषण में प्लास्टिक उत्पादकों को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, और इस तरह से ये दोनों ही इसकी आलोचनाएं सही है, यानी इसका आंसर सी है। चौथा है, भारत में दाल की खेती के वस्तुस्थिति को लेकर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर ध्यान है। भारत दलहन उत्पादन में दुनिया में शीर्ष पर है, बिल्कुल सही है। दुनिया भर में जितनी दाल खाई जाती है उसकी 27% खपत भारत में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। दाल के आयात में भी भारत पहले नंबर पे है, ये भी सही है। सरकार के अनेक प्रयासों के बाद भी देश में दलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा है, नहीं ये गलत है। सरकार के प्रयासों के बाद दलहन का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन जितना उत्पादन बढ़ा है उससे ज़्यादा हमारी मांग बढ़ जा रही है। ऐसे में प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट जा रही है। ये इसलिए जो है हम आयात पर निर्भरता हम बढ़ती जा रही है, इसलिए ये जो है चौथा जो है वो गलत है। यानी उत्पादन बढ़ा है, हाँ, हमारी मांग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए चौथा कथन गलत है। अंतिम है, चर्चा में रहे भारत में दाल की खेती को लेकर पायलट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में दलहन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, यह पहल गैर पारंपरिक दाल उगाने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित एक पायलट परियोजना है, जिसे सफल होने पर पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यह आंसर इसका सी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आंसर तो मैंने क्वेश्चन का दे ही दिया है, फिर भी आप कुछ अलग आपको आंसर समझ में आए तो उसको भी प्रश्न करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई करिए, मौज में रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।